नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना होगा। इसलिए आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी का पिछले बार जो पेपर संपन्न हुआ था उसका पूरा पेपर हल कराने जा रहे हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चनों को हल कराएंगे। पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर संपन्न हुआ था वो 2018 में संपन्न हुआ था, जिसके कुछ लोग की ज्वाइनिंग जो है अभी भी आपकी हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग को ज्वाइनिंग 2019 में दे दी गई थी, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई, मेडिकल में दिक्कत हुई और बीच में कोरोना भी आ गया। इस वजह से ज्वाइनिंग उनकी डिले हो गई और 2020 तक उन लोग को ज्वाइनिंग दी जा रही है। ये वही पेपर है। जैसे कट ऑफ की बात करेंगे, रिटर्न कट ऑफ की बात करेंगे तो 71 से 75 नंबर वालों को दौड़ में बुला लिया गया। फिर दौड़ होती है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। तो जिनके 75 से 80 नंबर के बीच में थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। वैसे अलग अलग बोर्ड की बात करेंगे तो अलग अलग मेरिट जाती है, लेकिन औसत के रूप में बात करेंगे, अगर इन 100 प्रश्नों में से आप 75 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं या फिर 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो होती है निश्चित तौर पर आपकी हो जाती है। तो इसके पहले भी हमने आपको ग्रुप डी के पेपर कराए हुए हैं, एनटीपीसी के पेपर कराए हुए हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से भी आप लोग देख सकते हैं। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चिरादीप ने 57 अंक प्राप्त किए जो कि 76% अंकों के बराबर थे। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी ये आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। देखिए, आपको दे क्या रखा है, 76% अंक बराबर 57 अंकों के आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप 1% का निकाल लीजिए। 1% बराबर आ जाएगा 57/76 के। और परीक्षा जो हमेशा होती है वो 100% पे होती है। अगर आप कुल अंक आपको प्राप्त करें तो आप 100% अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप परीक्षा के कुल अंक को प्राप्त कर लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ आप 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे आपको टोटल पूर्णांक मालूम चल जाएगा कि परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो इसको आप भाग कर लीजिए, 19 त्रिक 57, 19 चौक 76 और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 23 75। बात करेंगे टोटल पूर्णांक की, तो टोटल पूर्णांक कितने होगा परीक्षा का, टोटल पूर्णांक होगा 75 के। अगर आपको चेक करना है तो 75 का 76% निकाल लीजिए। 75 का 76% निकालेंगे तो आपको 57 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इधर से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काले कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई आरेख में भारत के विभिन्न बैंकों में दिसंबर 2017 तक एनपीए की जानकारी देता है। यदि सभी बैंकों का कुल एनपीए जो है वो 300 लाख करोड़ रुपए है तो एफ बैंक का आपको एनपीए ज्ञात करना है। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एनपीए पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सभी बैंकों कुल मिलाकर जो एनपीए है वो 300 लाख करोड़ रुपए है। तो एफ बैंक का हिस्सा देखिए आपको पाई आरेख में नजर आएगा। एफ बैंक का जो हिस्सा है इस एनपीए में 5% का है। तो 300 लाख करोड़ का 5% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 23 15 आ जाएगा। और जो 15 आएगा वो लाख करोड़ में आएगा, ये आपको ऊपर दे भी रखा है। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, एफ का हिस्सा जो होगा एनपीए में वो 15 लाख करोड़ रुपए का होगा। सही उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, 37 से 21 का वर्गमूल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से 37 से 21 जब आप लिखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कोई 2 अंकों की एक संख्या आएगी, एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। अगर आप इस संख्या का फिर से स्क्वायर करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये देखिए, किसी संख्या का भी स्क्वायर करते हैं तो एक लास्ट में प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या क्या हो सकती है, या तो उस संख्या के इकाई अंक पर 1 होगा क्योंकि स्क्वायर करने पर आपको 1 मिलेगा, या तो उस संख्या के इकाई अंक पर 9 हो सकता है तो इसको स्क्वायर करने पर 81 मिलेगा। तो आप इन ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपको 1 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 होगा लास्ट में कि 9 होगा। इसके लिए आप 37 का इस्तेमाल कीजिए। 37 जो है किसके वर्ग के करीब है, तो 6 36 होता है। तो ये 36 के वर्ग के करीब है, इसलिए दहाई अंक जो होगा वो 6 होगा। लेकिन इकाई अंक आपको डिसाइड करने के लिए 1 होगा कि 9 होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 6 36 जो है वो 6 के स्क्वायर के करीब है, तो 6 लिख लीजिए और 6 से 1 बढ़ा दीजिए, 7 लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 42 आ जाएगा। और 42 यहाँ पर देखिए 37 जो है वो 42 से छोटा है। यहाँ पर देखिए 37 जो है 42 से छोटा है, इसलिए आप छोटे वाले इकाई अंक को लेंगे। आपको 1 और 9 में से चूज करना होगा, तो आप इकाई वाले अंक में छोटा वाला अंक लेंगे क्योंकि 37 जो हमारा अंक है वो 42 से छोटा है। अगर 42 से ये बड़ा होता तो हम लोग 9 को लेते हैं, इसलिए जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 61। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये ट्रिक है, वैसे आप जो बचपन में पढ़ते रहेंगे 37 से 21 का निकालने के लिए आप
दो दो का जोड़ा निकाल करके ऐसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अभी एक सवाल और आएगा तो आपको तेजी से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको इकाई के अंक पर 1 लेना है कि 9 लेना है। अगर देखिए 37 जो है वो 42 से छोटा पड़ जाए तो आप 1 को ले लीजिए, अगर 42 से बड़ा यहाँ पर आ जाए तो आप दूसरा बड़ा वाले अंक को चूज करेंगे। ये ट्रिक होती है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? देखिए 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और जसवीर सिंह को नवाब के नाम से भी जाना जाता है, तो किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा कबड्डी खेल से संबंधित है। 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और 2018 में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। पांचवा क्वेश्चन है, जून 2018 में पूरे देश में किसने ग्राहक संरक्षण के मुख्य विषय के रूप में वित्तीय साक्षरता सप्ताह को शुरू किया? देखिए हमने आपको बताया इसके पहले जो ग्रुप डी का पेपर संपन्न हुआ था वो 2018 में हुआ था, तो इसमें आपको 2018 वाली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए आरबीआई क्या करता है, हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है। जो 2018 मनाया गया उसका विषय था ग्राहक संरक्षण पर, यही आपसे पूछने का प्रयास किया था। इसका सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 2018 वाला तो आपसे पूछेगा नहीं, 2019 का आपसे पूछने का प्रयास करेगा। 2019 में आरबीआई ने जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया उसका मुख्य विषय आपसे पूछ सकता है, तो उसका मुख्य विषय था किसानों पर। ठीक है, किसानों पर उसका मुख्य विषय था जो 2019 में वित्तीय सप्ताह मनाया गया आरबीआई के द्वारा। और 2020 वाला भी फरवरी में लगभग आपका मनाया गया, तो उसका विषय था माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, 2019 और 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 का विषय था किसानों पर, 2020 का जो विषय था माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग, ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय था। इसे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो आपको धारा का मान निकालना है। आपको दे के रखा है, वोल्ट दे रखा है और ओम दे रखा है, प्रतिरोध मतलब कि दे रखा है। तो आप कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? आप ओम से ला के फार्मूले का यूज करेंगे, V बराबर आई आर का, क्योंकि आपको वोल्टेज दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है आर, तो आपको आई निकालना है। तो आई बराबर आ जाएगा V अपान आर। V आपको दे रखा है 220 वोल्ट और ओम आपको दे रखा है, मतलब कि प्रतिरोध आपको दे रखा है 500 ओम। तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 11/25 आ जाएगा। 11/25 को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.44 एम्पियर। एम्पियर जो होती है वो धारा की यूनिट होती है, तो आप एम्पियर में ही आंसर देंगे। और कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा दूसरा वाला। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरण का समांतर माध्य आपको 8.2 दे रखा है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको समांतर माध्य का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब यह हुआ कि सिग्मा होता है जोड़ का निशान, एफ इंटू एक्स मतलब पहले आप एफ पद को लीजिए और एक्स पद को लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और सबको पदों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे अपान में होता है सिग्मा एफ, मतलब कि एफ के जितने पद हैं सबको जोड़ लीजिए। बराबर आपको कर देना है समांतर माध्य के। समांतर माध्य आपको दे रखा है 8.2 के। ठीक है, तो चलिए करते हैं आपके साथ में। सबसे पहले आप इन सब का मल्टीप्लाई करिए आपस में और फिर इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 7 पना 35, 9 ए आ जाएगा ये, और 11 चौक 44 और 13 8 104। ऐसे आप कर लीजिए। नीचे में क्या करना है आपको? सिग्मा एफ करना है, मतलब कि सबको सिग्मा में जोड़ लेना है एफ वाले पद को। 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 8 24। तो नीचे आ जाएगा 24 प्लस ए तो जुड़ेगा नहीं, तो 24 प्लस ए रख लीजिए। अब सबको ऊपर वाले को फिर से एक बार जोड़ लीजिए। सबको अगर आप ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 192। और यहाँ पर 9 ए तो जुड़ेगा नहीं, उसको तो बाद में आपको ए की वैल्यू निकालनी है। और नीचे 24 प्लस ए आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा? समांतर माध्य तो आपको दे ही रखा है ना 8.2 के। तो यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी 6। आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा इधर उधर, तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी 6। मैंने आपको लास्ट स्टेज में जाकर छोड़ दिया है। इतना तो आपको करना ही होगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको 6 निकल कर चली आएगी। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? मतलब अगर उसमें से बिजली गुजारेंगे तो वो उसमें संवहन मतलब कि बाहर नहीं जाएगी, उसमें बिजली प्रवाहित ही नहीं होगी। तो इसमें से कौन सा विलयन होगा?
इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। जो चीनी का घोल होता है, ग्लूकोज का घोल होता है, शर्करा का घोल होता है, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण यह है कि शर्करा का जो घोल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ता है, मतलब कि इसके आयन टूटते नहीं हैं, और अगर आयन नहीं टूटेंगे तो बिजली का संवहन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और जब इसके कण आयन टूटते ही नहीं है तो बिजली इसमें संवहन नहीं होती, बिजली इसमें प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 9वां क्वेश्चन है, 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्षमता को निकाल लीजिए। देखिए 3 महिलाएं बराबर 2 पुरुष के हैं, तो पुरुष और महिला में आपको रेशियो निकालना है। तो पुरुष अपान महिला का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2, ये रेशियो निकल कर आएगा। तो जहां पर पुरुष है उसकी जगह पे आप 3 रख सकते हैं, और जहां पर महिला है उसकी जगह पर आप 2 रख सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 15 पुरुष हैं तो 15 के जगह पर आप 15 के बगल में जहां पर पुरुष है वहां पर आप 3 रख सकते हैं। इसके बाद प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, मतलब 8 घंटे काम किया और एक काम को वो 21 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका बराबर कर दीजिए जो आपसे पूछ रहा है 21 महिलाएं, महिलाओं की जगह पर आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने रेशियो निकाल चुके हैं कि एक महिला की क्षमता कितनी है 2 है। तो 21 महिलाओं की क्षमता होगी 21 × 2। प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं और कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लिया हमने x दिन में पूरा करेंगे, तो ये हमने इसके बराबर कर दिया। तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी 30 दिन के। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले पहचानिए कि ये देखिए एक चतुर्भुज है और इसके 2 विकर्ण आपको दे रखे हैं। तो इसके लिए आप बाहर एक चतुर्भुज से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसके में यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या निकालने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले भुजाओं को गिनिए, 1 2 3 4, इसका डबल कर दीजिए तो इसमें आपको 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो पहले बड़े वाले को ज्ञात करेंगे तो इसमें आपको 8 बनेंगे, छोटे वाले ज्ञात करेंगे तो छोटे वाले में 8 बनेंगे, टोटल इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए मैक्सिमम इसमें 16 ही त्रिभुज बनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि a एक न्यून कोण है और कौशे के बराबर आपको √2 दे रखा है तो इसका मान आपको निकालना है। आप लोग वीडियो क्वालिटी को ऊपर से बढ़ा लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट तौर पर दिखे। देखिए कौशिक a की वैल्यू √2 कब होती है, जब कौशिक 45 डिग्री आप रखेंगे तब उसकी वैल्यू आपको √2 मिलेगी। इसका मतलब कि a की वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री होगी। ठीक है, a की वैल्यू आपको 45 डिग्री मिल गई। अब आप इस फार्मूले पर जहां पर भी a है वहां पर आप 45 डिग्री रख दीजिए। देखिए 4 लिखा है, साइन 45 दूनाई 90, मतलब यहाँ पर 2a लिखा है ना, तो 45 दूना 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और अपान में आपको सेक a की वैल्यू रखनी है, और सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2 के। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्राप्त हो गया 4/√2। लेकिन ऐसे तो वो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं 4 को तोड़ सकते हैं। 4 को कैसे तोड़ेंगे, √2 × √2 कर लीजिए और यहाँ पर 2 कर लीजिए, 4 ही है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 मिलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो 4/√2 आया था, तो √2 से √2 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 2√2। कहाँ पर दे रखा है, ये तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर निकालने के बाद भी 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना होता है कि उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको 4/√2 को तोड़ लेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले कितने युग्म शामिल होते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया था, लंबे और बौने पौधों का क्रॉस कराया था, तो वहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले कितने युग्म शामिल थे, तो केवल 1 युग्म शामिल थे। अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ये बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वैसे आप करते चलेंगे तो आपको सारे वर्ग मालूम चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको वर्ग के अंदर वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले आप बाहर वाले वर्ग का ज्ञात कीजिए कितने वर्ग इसमें से बन सकते हैं। तो बाहर वाले वर्ग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और बड़ा वाला हो गया 5, तो बाहर वाले से आपको 5 प्राप्त होंगे। अभी एक ही खाने की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद छोटे वाले की बात करते हैं तो
1 2 3 4, ये 4 आपको ये मिला और एक आपको 5 मिला। तो छोटे वाले में आपको 5 मिला और बड़े वाले में आपको 5 मिले। तो इस अगर टोटल इस खाने की बात करेंगे तो आपको 10 वर्ग मिल गए। इसी प्रकार के 4 खाने 1 2 3 4, तो टोटल आपको 40 मिलेंगे। 40 तो आपको सिंपल तरीके से मिल गए। अब आप लोग इसमें से और भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप इसमें से 3 सेट को मिलाइए। 1 2 3 रेखाओं के सेट को अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक वर्ग मिलेगा। अब आपको जोड़ करके मिलाना है। एक आपको यहाँ पर मिल गया, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक यहाँ पर मिल जाएगा और एक टोटल बड़ा वाला मिल जाएगा। तो 5 और आपको मिल गए। 40 पहले आपने निकाले थे और 5 आपको फिर मिल गए, 45 हो गए। अभी और आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको 2 के खाने को मिलाना होगा। एक तो आपको ये मिलेगा, एक आपको 2 ये मिलेंगे, 3 और 4 मिला, अभी एक और मिलेगा। ये बीच वाले को ले लीजिए, ये 5। तो आपको 45 में पहले गिना चुका था और 5 और हो गए, तो टोटल मिला करके 50 मैक्सिमम इसमें जो है वो वर्ग बनेंगे। देखिए सबसे पहले आप जितने सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं 40 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कंबाइन वाले वर्गों को देखना है। इससे आपको टोटल 50 वर्गों की संख्या मिलेगी। इस आकृति को आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही आकृति आ जाएगी, फिर बार बार आप लोग मत गिनिएगा, 50 सही करके चले आएगा। इसलिए पुराने पेपर लगाए जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए आपको सरल हो जाए और आप डायरेक्ट याद करने का प्रयास करें। मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसे याद भी कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के हैं, जो 3 पूर्णांक है ए बी सी, एक पाइथागोरियन त्रिक है। यदि पाइथागोरियन त्रिक का अधिकतम नंबर जो है वो 37 है, तो इसका न्यूनतम नंबर आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? देखिए आपको अगर इस सवाल को जल्दी लगाना है तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आप 10 से 15 पाइथागोरियन ट्रिक को याद करने का प्रयास कीजिए। कुछ तो आपको याद ही होंगे, कुछ मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पहली जो होती है वो 3 4 5 होती है। अगर आप 3 और 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपको 5 का स्क्वायर प्राप्त होगा। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरियन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ही आपको याद है, एक होती है इसके नेक्स्ट वाली 5 12 13, ये भी आपको याद होगी। नेक्स्ट वाली होती है 7 24 25। इसमें से आप कुछ पाइथागोरियन ट्रिक को याद कर लीजिएगा। आप इस प्रकार से याद कर लेंगे तो ये सब सवाल आपके लिए इजी लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 24 25। नेक्स्ट वाली जो होती है 8 15 17 होती है। एक और भी आप लोग याद करते चलिएगा, 8 15 17 होती है। और 12 35 37, 12 35 37 भी एक पाइथागोरियन ट्रिक होती है। इसमें देखिए अधिकतम मान जो है 37 है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान इस ट्रिक का जो था वो 37 था और न्यूनतम मान कितना होगा? 12 होगा। इसलिए सही उत्तर इसका कौन सा उत्तर होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ये ट्रिक कौन सी बनी? 12 35 7। ये ट्रिक आपकी बनी है, तो अधिकतम मान 37 है, तो इसका न्यूनतम मान जो होगा 12 होगा। चाहे तो आप 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 37 का स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। ऐसी और भी ढेर सारी ट्रिकें हैं, अगर याद करना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा। इनको आप याद करके एग्जाम में चले जाएगा, आपको डायरेक्ट उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, चूने की सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किससे क्रिया करने के साथ साथ धीरे धीरे अब क्रिया करता है और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना सकता है। आप जब दीवार की पुताई करते होंगे तो चूने के पानी से आप पुताई करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब पुताई करते हैं तो आपको उस समय चमक नहीं नजर आती होगी, आपको 2-3 दिन बाद चमक नजर आती होगी। तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर लेता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और पानी को धीरे धीरे जो पानी होता है वो उड़ जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या काम करता है? चमक देने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किसके साथ में क्रिया करता है तब आपके घर में चमक आती है पुताई करने के बाद? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है तो पानी उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार में परत आपकी जम जाती है जो कि चमकती रहती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं आप? उसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही वो बल है जिससे प्रत्येक निकाय एक दूसरे निकाय के साथ में आकर्षित होता है। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच में
गुरुत्वीय बल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी गुरुत्वाकर्षण बल से था और दूसरा भी क्वेश्चन इसके आगे वाला क्वेश्चन भी गुरुत्वीय बल से है। तो बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। दो निकायों के बीच में गुरुत्वीय बल जो होता है हमेशा आकर्षी होता है। जो दो पिंड होते हैं उनमें हमेशा ही आकर्षण बना होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर के गुजरती तो इसमें क्या अपवर्तित रहता है। बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन इसका कौन सा ऐसा चीज़ है जो अपवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आवृत्ति कभी भी ध्वनि की चेंज नहीं होती। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ये कभी नहीं चेंज होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, गति, तरंग दैर्ध्य, आयाम चेंज हो सकता है, लेकिन आवृत्ति कभी भी ध्वनि की चेंज नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, x और x+3 का लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप ज्ञात। एलसीएम के लिए x+3 कर दीजिए, यही उसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सोचने को आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर देखिए विषम का चयन करना है आपको, विषम का चयन कीजिए आप। देखिए इसमें 3 रेखाएं, 1 2 3, इसमें 4 रेखाएं हैं, इसमें 3 रेखाएं, इसमें 3 रेखा, 4 रेखा किसमें, इसमें 4 रेखाएं, तो यही अलग होगा क्योंकि 4 रेखाओं से मिलकर बनी आकृति कौन सी, ई है। बाकी 3 रेखाओं से मिलकर बन रही है, तो इसलिए 3 तो एक ही प्रकार से हो गए, ई वाला अलग हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। नजीब और पियाली की आयु में 4 वर्षों का अंतर है। अगर 4 वर्षों का अंतर है तो ये हमेशा अंतर 4 वर्षों का रहेगा, चाहे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब भी 4 वर्षों का अंतर तो रहेगा ही रहेगा। जब उन्होंने 36 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तब नजीब की आयु का 5 गुना पियाली की आयु के 6 गुने के बराबर था, तो उसकी वर्तमान आयु का योग आपको ज्ञात करना है। चलिए प्रयास कीजिए आप लोग एक बार। देखिए आप लोग मान लीजिए कि नजीब की आयु कितनी है, 1 है, तो पियाली की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, तो पियाली कितनी की होगी, 1 - 4 की होगी, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है नजीब और पियाली की आयु में। तो नजीब को हमने 1 मान लिया, पियाली को 1 - 4 आपको मानना ही पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि 36 वर्ष पहले नजीब कितने साल का रहा होगा, 100 - 36 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 36 साल पहले एक दूसरे से शादी की तब नजीब की आयु का 5 गुना, ये नजीब की आयु है, इसका 5 गुना पियाली की आयु के 6 गुने के बराबर था। पियाली की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए पियाली की आयु जो थी उस समय 100 - 4 थी और 36 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो -36 भी कर दीजिए इसका। और इसका क्या कह रहा है, पियाली की आयु का 6 गुना इसके बराबर था, इसका 5 गुना इसके 6 गुने के बराबर था। मैंने समीकरण बना दिया है, इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो x की वैल्यू जो आ गई वो x की वैल्यू नजीब की आयु थी, तो नजीब की आयु आ गई 60 वर्ष और पियाली की उम्र से 4 साल कम थी, तो पियाली कितने की होगी, 56 वर्ष की। तो इन दोनों की आपको जोड़ना था, जोड़ना मत भूलिएगा, 116 आएगा। सही उत्तर आ जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा आप लोग घुमाने का प्रयास किया था, फिर भी आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है, जहां पर लोगों का शासन द्वारा चुनी गई सत्ता नहीं रहती है, ऐसा देश कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा चीन। चीन एक साम्यवादी देश है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 6 गुना तेज से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक टंकी को 22 मिनट भर देते हैं तो 23 से भरने वाला पाइप टंकी को कितने समय भरेगा। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, वो कम समय में किसी भी काम को करेगा। तो इफिशियंसी जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होती है डेज से या फिर समय से, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो E1 D1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर से एक फार्मूला निकल कर चला आएगा, E1 D1 बराबर E2 D2। यहाँ पर E क्या है, इफिशियंसी है, और D क्या है, डे है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों पाइप एक टंकी को 22 मिनट भर देते हैं, एक की क्षमता है 1 तो दूसरे की क्षमता उससे 6 गुनी है। तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो क्षमताएं दोनों की जुड़ जाएंगी, और समय कितना ले रहा है, 22 मिनट का, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, E1 D1 बराबर E2 D2, और 23 से भरने वाले पाइप की क्षमता है 6 और समय आपको निकालना है x। ऐसे आप कर लीजिए।
तो 7 गुणे 22/6 कर लीजिए। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के चली आएगी 25.66 मिनट। तो इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी मतलब आपकी रेड सेल्स जो होती है उनके बारे में सत्य कौन सा नहीं है? ठीक है, चारों को पढ़िए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला ऑप्शन जो है वही इसके भारत में गलत लिखा गया। इसका आरबीसी का जो आकार होता है वो डिस्क के समान होता है। इस प्रकार से डिस्क होती है ना, उसके समान होता है। आकार अमीबा के आकार या फिर वृत्तीय आकार का नहीं होता, डिस्क के आकार का होता है। अमीबा का आकार आप जानते हैं, ऐसे 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 अमीबा बनती है, तो उस आकार का बिल्कुल नहीं होता है, डिस्क के आकार का होता है। इसलिए गलत कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन गलत ऑप्शन होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार जो होगा वो 1/6 होता है, तो 6 से भाग कर दीजिए, तो 10 न्यूटन जो होगा इसका भार होगा कहां पर? चंद्रमा पर। सिंपल सा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपको दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है इनमें से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है। पहला वाला देखिए दृढ़ता के बारे में लिखी गई परिभाषा है और दूसरे वाले में गतिज ऊर्जा के बारे में लिखी गई परिभाषा है। तो दोनों कथनों को आप ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा पहला वाला ऑप्शन, मतलब कि बी वाला कथन सही है। जो गतिज ऊर्जा के बारे में डिफिनेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है। यह किसी पदार्थ में निरंतर गतिशील कणों के कारण पदार्थ में स्थित ऊर्जा का एक प्रकार है। द्रव्य में गतिज ऊर्जा का यही कारण है, यही वाला कथन सही है। दृढ़ता के बारे में लिखा गया बिल्कुल गलत लिखा गया, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, लीला की छत पर एक बगीचा है जिसके लिए वो मासिक आधार पर एक माली से सामान खरीदती है, जिसकी वे की मदें जो हैं वो नीचे आपको तालिका में दी गई हैं। जैसे कि पौधों की नई प्रजातियों में वो 20% का व्यय करती है, खाद के लिए 40%, मिट्टी के लिए 10%, गाय के गोबर के लिए 20%, अन्य सामान के लिए वो 10% का व्यय करती है। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है यदि वह खाद के लिए 750 रुपये व्यय करती है तो उसे नए पौधों पर अपेक्षित खर्च कितना होगा? सबसे पहले देखिए खाद कहाँ पर है? खाद यहाँ पर है, तो 40% बराबर 750 के हो जाएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि खाद पर वो 40% का व्यय कर रही है और उसने उसका रेट दे दिया कि 750 रुपये खर्च कर रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1% का निकाल लेंगे, 1% आ जाएगा 750/40 और 1 0 0 काट सकते हैं, 75/4 आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि नए पौधों पर उसका अपेक्षित खर्च कितना होगा, और नए पौधों की प्रजाति अगर लेगी वो तो 20% पर लेगी, और आपने 1% का निकाल लिया 75/4, तो 20% कितना होगा? 75/4 × 20 होगा, और 4 पंचे 20 होगा। 75 पंचे कितना होता है? 75 पंचे होता है 375। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। देख सकते हैं नए पौधों पर कितना ले रहा है? 20% ले रहा है। खाद के लिए 40 था तो हमने 40 को पहले बराबर कर दिया, फिर 20 के हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सही ऑप्शन होगा चौथा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नीचे दी गई आकृति में आपको दर्पण ये लगा हुआ है, देख सकते हैं दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण को देख करके बताना है अगर यहाँ पर दर्पण लगा हो तो इसकी आकृति इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बनेगी। चलिए प्रयास करिए देखने का। थोड़ा से जूम कर देते हैं, जूम कर देंगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में जो ये आकृति आपको दी गई है दर्पण की इधर ऐसे बनेगी, तो ए वाली आकृति जो है यही सबसे सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष इसमें क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने कथन को ध्यान से पढ़ लिया तो आप ये बता सकते हैं कि इन निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है। कथन में देखिए लिखा गया, दर्जी अपने ग्राहक से कहता है हमें देरी के लिए खेद है, आपका सूट इस सप्ताह के अंत तक तैयार हो जाएगा, आपको इसे लेने के लिए नहीं आना है, हम इसे आपके घर भेज देंगे, कृपया अपना पता हमारे पास छोड़ दीजिए। ये कथन है। निष्कर्ष आपको इसी कथन में से ढूंढ के निकालना है कि दर्जी अपने ग्राहक से ऐसा क्यों कहा है। देखिए निष्कर्ष में क्या बात लिखी गई है, दर्जी डिलीवरी सेवा प्रदान करता है, आप इसका अनुमान लगाइए कि क्या ऐसा हो सकता है। दूसरे में क्या लिखा गया है, दर्जी ने ग्राहक के काम में देरी की है इसलिए उसने घर पर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया है। तो क्या लग रहा है आपको,
देखिए साफ साफ कथन में झलक रहा है कि देरी उससे हुई है, अपनी गलती को मान रहा है और कह रहा है इस सप्ताह के अंत तक सूट तैयार हो जाएगा और आप इसे लेने मत आइएगा। अगर वो डिलीवरी सेवा प्रदान करता तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको देर हो गई इसलिए वो कह रहा है चलिए हम आपको घर भी पहुंचा देंगे, आप अपना पता छोड़ दीजिए। तो डिलीवरी सेवा ऐसे करता नहीं है, कथन में ऐसा झलक रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर वो करता होता तो वो कहता क्योंकि मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही के लिए वो कर रहा है। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुकरण कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनिकी नहीं है। देखिए ध्वनि की अलग अलग विशेषताएं होती है, जैसे उसकी गुणवत्ता होती है, प्रबलता होती है, तीव्रता होती है, स्वरमान होती है। तो पूछ रहा है आपसे ध्वनि की विशेषता इन 4 ऑप्शनों में से आपको कौन सी नहीं लग रही है। इसका सही ऑप्शन होगा कंपन जो है ये ध्वनि की कोई विशेषता नहीं है। अब ध्वनि है तो कंपन तो करेगी, लेकिन ये इसकी विशेषता में नहीं आती है। गुणवत्ता, प्रबलता, स्वरमान, तीव्रता ये सभी जो हैं वो ध्वनि की विशेषताएं कही जाती हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड कही जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का आपको नाम बताना है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। आप लोग एसबीआई के अगर ग्राहक हो गए बैंक के तो आपको मालूम होगा कि एसबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इस समय। उस ऐप का नाम क्या है, इन 4 ऑप्शनों से ढूंढिए। उस ऐप का नाम है पहले वाले ऑप्शन में योनो ऐप कहते हैं, ये एक ऐप है, इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। ठीक है, योनो एक ऐप है एसबीआई का, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार इन 4 ऑप्शन में से चूज करिए कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। बताइए, अर्ध, ठोस, तरल, ठोस, प्लाज्मा, ये 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा कहलाती है। तो वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा जो है पदार्थ ये विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। तो साफ साफ देखने पे लग रहा है इसमें तो आप अल्फाबेट देख रहे हैं, MNO अल्फाबेट है। ये बीच में नीटा कहाँ से आ गया, अगर एन होता तो चलता, लेकिन ये नीटा कहाँ से आ गया साइन, तो यही सबसे अलग है। डी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिसका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक जो हैं परस्पर बदल जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले उन दोनों संख्याएं जो आपकी निकाली जा रही हैं उनके बीच का अंतर देखने का प्रयास करिए। उसके लिए जो 27 जोड़ा जा रहा है उसमें आप 9 से भाग कर दीजिए। आपने 9 से भाग किया, इसका मतलब 3 आया, 9 त्रिक 27। तो जो संख्या आएगी उसमें 3 का अंतर होगा। और देखिए आपसे कह रहा है 3 का अंतर कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, जिस संख्या का योग 9 भी होना चाहिए और अंतर 3 का भी होना चाहिए। 7 2 9 है लेकिन अंतर 3 का नहीं है। 6 3 9 है, अंतर 3 का आपको मिल रहा है। 5 4 9 है, अंतर 3 का नहीं मिल रहा। तो बी वाले ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, संख्या में 27 जोड़ा जाए तो 27 अगर आप 36 में जोड़ेंगे तब तो जाकर के वो 63 बनेगा। और 63 जो है वो अंक इसके परस्पर उल्टे हैं। अगर आप 63 में 27 जोड़ देंगे तो फिर तो ये कोई संख्या ही नहीं बनेगी ना, इसकी उल्टी वाली। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प। 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी के कणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। देखिए आपसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा है, ना कि आपसे अणुभार का रेशियो पूछा है। तो इस सवाल तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए पानी का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 का रेशियो होगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। देखिए आपको 1 2 3 4 पद दिए, तो आपको अगला पद ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू है इससे आप निकालने का प्रयास कीजिए और अल्फाबेट वाली तब आप निकालने का प्रयास कीजिएगा जब आपको ऑप्शन पर 2 आपको न्यूमेरिक वैल्यू एक समान लगे। तो सबसे पहले देखिए 3 से 6 हो रहा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। 6 त्रिक 18 हो रहा है, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। और 18 चौक 72, मतलब कि फिर 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो नेक्स्ट वाले 72 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्राप्त होगा 360। तो 360 तो आना ही आना है। तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, सी वाले ऑप्शन में। अब चाहे आप JLNP को ना मिलाएंगे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, विषम का आपको चयन करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, थोड़ा समय लीजिए और पहचानने का प्रयास कीजिए कि इसमें से विषम आपको कौन सा लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए ए वाले ऑप्शन में तीर बाहर की ओर जा रही है, इससे बाहर की ओर जा रही है, इससे बाहर की ओर जा रही है, इसमें अंदर की ओर जा रही है, तो विषम कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन ही विषम आपको दिखना चाहिए, सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, मतलब कि वायु का वेग जो है बिल्कुल शून्य मान लिया गया है, तो वस्तु कैसे गिरेगी? ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट आपसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा एक समान त्वरण से गिरेगी, जहां पर त्वरण कोई भी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। अगर वायु का घर्षण बिल्कुल से नगण्य कर दिया गया है, वायु का वेग शून्य कर दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य पूरा करने में कुल 27 दिन लगे। अगर दोनों करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, लेकिन ए जो है कुछ दिन पहले कार्य छोड़ दिया, इसलिए जो कार्य 18 दिन में होना था वो 27 दिन में हुआ। ए अकेले इसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता था, तो ए ने कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दिया था, ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करिए लगाना, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, ए और बी की क्षमता निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए ए प्लस बी जो है वो 18 दिन में कोई काम को कर सकते हैं, और ए अकेले 21 दिन में कर सकता, तो यहां से आप इनकी क्षमता को निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 126 आएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल कर आएगी? दोनों की, क्योंकि एक साथ रखा गया है, तो 18 में 126 का भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 21 से 126 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 बार जाएगा। इसका मतलब ए की क्षमता 6 है और ए प्लस बी की क्षमता जो है 7 है, तो इससे आपको ये डिफाइन हो गया कि बी की क्षमता 1 होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? देखिए ए की क्षमता 6 है और ए प्लस बी की क्षमता आपने 7 निकाली, तो जब 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, इसका मतलब बी की क्षमता 1 है। बी एक दिन में एक ही काम करेगा, और हमने टोटल कार्य जो उसका एलसीएम माना था वो 126 माना था। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पूरा काम होने में टोटल 27 दिन लगे, इसका मतलब ए ने तो काम छोड़ा है, बी ने काम नहीं छोड़ा है। बी ने काम नहीं छोड़ा तो बी तो लास्ट तक करेगा, और बी की क्षमता 1 ही है एक दिन के काम करने की, ए की 6 गुनी है लेकिन बी की 1 है, तो 27 दिन में वो 27 काम करेगा। हमारा टोटल कार्य हमने कितना माना है? 126 माना है, तो 126 में से 27 घटा दीजिए। 126 में से अगर आप 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 99। 99 वर्क अभी पड़ा है, और 99 वर्क कौन करेगा? 99 वर्क करेगा ए करेगा। कितने दिन में करेगा? तो इसको अगर आप भाग करेंगे तो 16.5 आ जाएगा, मतलब कि ए ने 16.5 दिन कार्य किया और बी तो 27 दिन करेगा, तो ए कितने दिन पहले छोड़कर चला गया? तो 27 में से 16.5 घटा दीजिए, मतलब कि 10.5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, समझ कर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? चलिए बताइए, जो हमारे उपनिषद है, कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन होगा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आज का मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, पुराणों की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है, कितने हमारे वेदांग है? ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है पुराण कितने हैं आपके, वेदांग कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं, ये चारों आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 पाइप हैं जो उसे क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप, ये पहले वाले दोनों पाइप जो है 1 घंटे के लिए खोल करके बंद कर दिए जाए, इसके बाद तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, तो बची हुई टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ये पहले आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके बाद आपको और 2 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं पूरा प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही छोटा छोटा दिखेगा, फिर भी आपको 4 ऑप्शन तो दिखाने ही दिखाने हैं। आप लोग करने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। जब आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएंगे तभी आपको ये सारे प्रश्न जो है स्पष्ट तौर पर दिखेंगे।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन तीनों पाइप की क्षमताओं को निकाल लीजिए। कितनी क्षमता है 1 घंटे में भरने की? देखिए 6 वाला पाइप है, एक 8 वाला पाइप है, एक 10 घंटे भरने वाला पाइप है। इनका तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 240। ठीक है, ये दोनों भरने वाले पाइप हैं और ये खाली करने वाला पाइप है। तो 6 घंटे भरने वाली पाइप की क्षमता जो होगी 1 घंटे में कितना भरेगा? 6 चौको 24, इसकी 40 आ जाएगी, 8 त्रिक 24 आ जाएगी, 30 भरेगा और ये खाली करने वाला 24 खालिज करेगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं अगर टंकी की हमने क्षमता मान ली 240 लीटर, तो 6 घंटे वाला जो पाइप है वो 40 भरेगा 1 घंटे में, और 8 घंटे वाला 30 भरेगा, और खाली करने वाला 10 घंटे में 24 लीटर खाली करेगा। तो ये क्षमता को आप लोग कहीं अलग से लिख लीजिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। अब दोनों पाइप मतलब कि 6 और 8 वाला अगर 1 घंटे के लिए खोल दिए जाएंगे तो 1 घंटे में ये 40 भरेगा और ये 30 भरेगा, तो टोटल 70 भरेंगे। और टंकी हमारे 240 लीटर की है, तो 70 तो भर दिया इन्होंने, 70 को घटा लीजिए आप, कितना आ जाएगा घटाने पर? 170 आ जाएगा। 170 बची है अभी हमारी टंकी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीनों बाद इसके बाद तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे, 2 तो भरने का काम करेंगे और 1 खाली करने का काम करेगा। तो 170 हमारा बचा है, और क्षमता कितनी कितनी आपने निकाली है? 1 की 40 निकाली, 1 की 30, तो ये भरने वाले हो गए। ये 70 भरेंगे, लेकिन जो खाली करने वाला है 10 घंटे वाला, उसकी क्षमता खाली करने के 1 घंटे में 24, तो 1 घंटे में टोटल जो हमारी टंकी भर जाएगी वो 46 लीटर ही भरेगी, क्योंकि ये दोनों तो भरेंगे और ये खाली करेगा, तो 46 लीटर 1 घंटे में भरेगी। और टोटल टंकी हमारी बची कितनी है? 170 लीटर बची है, 46 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 3 सही 16/23। इतने घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, क्योंकि जो खाली भी कर रहा है उससे समय आपका बढ़ जाएगा। सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर से आप ऐसे कर सकते हैं, क्षमताओं को निकाल करके। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। आप तेज़ी से करेंगे, आप जल्दी कर सकते हैं इसे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर एक अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया के द्वारा इसमें से क्या बनाया जाता है? जब आप कोई एसिड की एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। बताइए, ये इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा जाता है। ईस्टर बनता है, ठीक है, जब अम्ल और एल्कोहल की प्रक्रिया कराते हैं या अपक्रिया कराते हैं तो ईस्टर बनता है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में कौन जानी जाती है? बताइए। अब ब्लेड धावक क्या होती है आपको समझना होगा। जिसके जैसे कि पैर नहीं होता है ना, तो वो आर्टिफिशियल पैर को लगा करके दौड़ती है महिला, तो उसे कहते हैं ब्लेड धावक। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो पहले की बात करेंगे तो किरण कनौजिया हैं। आप लोग इनको सर्च करिएगा तो इनके पैर में एक चापू निमा एक आर्टिफिशियल पैर लगा होता है, इसकी सहायता से दौड़ने का प्रयास करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल से फिर से एक क्वेश्चन आया है। इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। जैसे इसका वर्गमूल आपको निकालना है तो कोई 2 अंकों की संख्या निकलेगी, उसी का तो आप वर्ग करेंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि उस संख्या के इकाई के अंक पर अगर 6 आ रहा है वर्ग करने पर, तो संख्या क्या हो सकती है? या तो 4 होगी, क्योंकि 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आपको प्राप्त होगा, इकाई के अंक पर 6 आया है। या तो 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर मतलब कि 6 हो सकती है। 36 के लास्ट में 6 आ रहा है और 4 के लास्ट में। अब आपको डिसाइड करना है कि इकाई का अंक 4 होगा कि 6 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 6 जो है आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप डिसाइड इस प्रकार से कर पाएंगे कि आप 73 को देखिए। 73 जो है वो किसके वर्ग के करीब है? तो 8 28 64 होता है और 9 9 81 होता है। 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब दहाई का अंक आपका 8 निश्चित हो गया। लेकिन अभी आप 4 और 6 में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप पहले छोटे वाले को लेंगे कि बड़े वाले को लेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 8 आपने जो निकाला इससे 1 बढ़ा करके 9 से मल्टीप्लाई करिए, 8 9 72। अगर ये संख्या बड़ी निकली, 72 से ज़्यादा निकली, तो आप बड़ी वाले को लेंगे, 6 को लेंगे। अगर ये 72 से छोटी निकलती, पिछला वाला मैंने जब आपको बताया था, तो ये संख्या जो थी गुणा करने पर इससे छोटी निकल रही थी, तो मैंने आपको 1 दिलाया था, 9 नहीं दिलाया था लास्ट में। तो यहाँ पर आपको 86 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकलेगा 86 निकलेगा, 84 मत रखिएगा, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 72 से ये ज़्यादा हो गया। ये समझिएगा ट्रिक होती है वर्गमूल निकालने की। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, विषम का आपको चयन करना है। कौन सा आपको विषम लग रहा है? आसानी से देख सकते हैं आप।
इस लाइन के दोनों ओर देखिए रखे गए हैं, इसमें भी दोनों ओर है, इसमें भी, इसमें एक तरफ कर दिया है, तो यही विषम हो गया। बाकी लाइन के देखिए दोनों तरफ इस डॉट को रखा गया है, सी वाले ऑप्शन में एक ही तरफ रख दिया गया, इसलिए सी वाला ऑप्शन डिफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? चलिए बताइए क्रिप्टोगैमे का समूह कौन सा कहलाता है? देखिए पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। एक आपका बांटा गया है अपुष्पविद, जिसे पुष्प नहीं आते हैं, और इसे पुष्प आते हैं उसे पुष्पविद कहते हैं। तो अपुष्पविद को कहते हैं क्रिप्टोगैमे, और क्रिप्टोगैमे के अंतर्गत आपके थैलोफाइटा, टेरोफाइटा और ब्रायोफाइटा आते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। थैलोफाइटा, टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होते हैं क्रिप्टोगैमों के समूह में आते हैं, क्योंकि इसमें अपुष्पविद होते हैं, इसमें कोई भी पुष्प नहीं आते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 23, 3, 33, 333 और 3.3.33 को आपको जोड़ना है। इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी जोड़ेंगे तो आप आंसर को निकाल लेंगे। आंसर आएगा इसका 395.33। इसे आप सिंपल तरीके से सबको पहले इनको जोड़ लीजिएगा, फिर इसको लास्ट में जोड़ लीजिएगा, तो इससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला अक्षर आपको ज्ञात करना है। अगला अक्षर कैसे करेंगे आप? चलिए देखिए W से R कितना कम हो रहा है? W से R जो है वो 5 कम हो रहा है, और R से N कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। N से K कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। तो K से आप 2 कम कर दीजिए। K का नंबर कितना होता है? 11 होता है, और 11 से आप 2 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 9 किसका होता है? I का होता है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन। आप देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, घट रही है, कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप पुरुष को जानते होंगे लेकिन महिला को आप बहुत कम याद करने का प्रयास करते हैं, और जो लोग आप कुछ लोग कुनोरे हिम्पी को मारने का प्रयास करते हैं, ये गलत हो जाता है उनका। तो इसका सही ऑप्शन होगा एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, 2000 ईस्वी बनी थी। चलिए आप लोग पुरुष वाले का बताइएगा, पुरुष में पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। इसके पहले मैंने आपसे पुराणों की संख्या पूछी थी, वेदांगों की संख्या पूछी थी। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पुरुषों में शतरंज की बात करेंगे तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, 5 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो सर्किट द्वारा प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको काफ़ी ढेर सारे साइंस के वीडियो कराए, अगर आप जाकर के देखेंगे। अभी भी आपको कुछ वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको 29 साइंस के वीडियो दिए हैं, आप लोग जाकर के देखने का प्रयास कीजिएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के पहले देखने का प्रयास कीजिएगा। तो धारा का मान आपसे पूछा है, तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर IT, जहां पर Q क्या होता है? आवेश होता है, I क्या होता है? धारा होती है, T क्या होता है? समय होता है। आपको निकालना क्या? धारा निकालना होता है, I निकालनी है, तो Q अपान T आपको करना पड़ेगा। Q आपको कितना दे रखा है? कूलाम, 300 कूलाम दे रखा है। समय आपको मिनट में दे रखा है, इसको आपको सेकंड में चेंज करना होगा। तो इस प्रकार से आप कर दीजिए, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इससे 3 दूना 6 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब कि 0.5 होता है, और 0.5 किस में आएगा? धारा हमेशा एम्पियर में होती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये पेपर आपका 2018 का है, तो इसमें 2017 की नवीनतम BWF रैंकिंग में शटलर PV सिंधु की रैंकिंग आपसे पूछी है। तो आप लोग 2019 और 20 वाली याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो PV सिंधु आपको मालूम है शटलर है, बैडमिंटन खेलती है, तो आपसे BWF की रैंकिंग पूछी है। उस समय 2017 में इनकी रैंकिंग थी, तीसरी रैंकिंग थी। इस समय ये 6वें या 7वें पायदान पर चल रही हैं। आप लोग करंट अफेयर जो है लेटेस्ट वाली याद करके जाइएगा। इस समय 6वें या 7वें स्थान पर PV सिंधु चल रही हैं। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% और 10% के लाभ पर बेचने पर 30 रुपए का अंतर आ जाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे आप? देखिए कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है और उसे 5% के लाभ पर बेचा गया। 100 की वस्तु को आपने 105 पर बेचा,
और उसी वस्तु को आपने 110 मतलब कि 10% लाभ पर बेचा तो 110 कर बेचा। आपका अंतर कितना का आ रहा है? आपका अंतर आ रहा है 5 का, और ये कह रहा है कि हमारा अंतर 30 का आ रहा है, तो 5 बराबर हो जाएगा 30 के, 1 बराबर 5 छक्का 30 के। आपको 100 पे निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर उधर, तो वस्तु हो जाएगी 600 की। लागत मूल्य इसका कितना होगा? 600 रुपए होगा। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन आपको 729 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, जिन्हें आपस में जोड़ा जाता है, और दोनों घनों को जोड़ने से बने घनाभ का कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए जब आप दो घन को इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये आपका मान लीजिए घन है, और ऐसे ही आप इसको बगल में जोड़ेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो चेंज हो जाती है, जबकि घन में जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही रहती है। इसलिए घन के आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब, और a क्यूब बराबर 729 आपको दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। मतलब कि घन की जो भुजा होगी वो आपने 9 निकाल ली, और आप दो घन को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा, और घनाभ की लंबाई जो होगी वो 9 + 9 हो जाएगी। मतलब कि आपने लंबाई निकाली 18 और चौड़ाई वैसे 9 ही रहेगी, जो ब्रीथ है उसकी 9 रहेगी और हाइट भी 9 रहेगी, सिर्फ लंबाई में चेंजमेंट आएगा। लंबाई 18 हो जाएगी, चौड़ाई 9 रहेगी, हाइट 9 रहेगी। तो अब आपको निकालना क्या है? दोनों घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई चौड़ाई LB BH और HL, ये होता है फार्मूला। घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आपको आयतन दे रखा था, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप 2 को करिए ऐसे। L आपको हमने बताया आपको 18 लेना है, 18 सिर्फ L लेना है, बाकी आपकी जो चौड़ाई है ऊंचाई है बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे आप लोग करिए। इससे ये 9 9 81 हो जाएगा, और ये फिर 18 और 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसे आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मालूम है ना कि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और आयतन क्यूब में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। लंबाई को 18 रखिएगा, बाकी सबको आप 9 9 रखिएगा, फार्मूले पर रखिएगा, उत्तर आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है इन तीनों का। चलिए कैसे करेंगे आप? सबसे पहले 64 को देखिए कितने भागों में टूट सकता है। 64 बनेगा 2 की पावर 6, 125 क्या बनेगा? 5 की पावर 3, 108 क्या बनेगा? 3 की पावर 3 बनेगा, और 2 की पावर 2 बनेगा, ये बनेगा। अब एलसीएम लेने के लिए आप सबसे पहले बड़े पद को ले लीजिए, तो 2 की पावर 6 को आप ले लीजिए, इसके अंदर समाहित हो जाएगा 2 की पावर 2, तो इसको लेंगे नहीं आप। इसके बाद 5 की पावर 3 ले लीजिए, और 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है? लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपसे महत्तम समापवर्तक पूछता तो जो कॉमन होता, तो कॉमन वैल्यू क्या निकल कर आती? इसमें से कॉमन निकल कर आता 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, एक ही आता सब में, क्योंकि दूसरे वाले पद में तो था ही नहीं, तो सिर्फ इसका लघुत्तम समापवर्तक ही निकल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा किसके साथ में बढ़ती है? बताइए गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे फार्मूले को देखिए। अगर हम किसको बढ़ाएंगे कि गति ऊर्जा बढ़ेगी, तो हमें तो अपने वेग को बढ़ाना होगा। अगर हमने वेग को बढ़ा दिया तो ये मल्टीपल के स्क्वायर से भागेगा, देख रहे हैं ना आप? तो वेग को बढ़ा दीजिए, तो किस ऑप्शन की ओर आप जाएंगे? दूसरे ऑप्शन की ओर आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपसे सेचुरेटेड पूछा है, संतृप्त पूछा है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है इन कार्बन कंपाउंड के बीच में तो उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसे आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बताइए इसमें से आपको कौन सा लग रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला? तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, इथेन। इथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वैसे प्रोपेन भी इसने लिख रखा है, तो यहाँ पर प्रोपीन होना चाहिए था, इसने गलत लिख रखा है। तो वैसे एल्केन की श्रेणी में जो भी आएगा ना, जो एल्केन होगा ना,
लास्ट में एल लगा होगा, इसने प्रोपेन कर दिया, वैसे प्रोपेन नहीं करना चाहिए था। एक ही ऑप्शन आप देख सकते थे, लास्ट वाले ऑप्शन को आपने एथेन दिया है तो ऊपर के आपको ऑप्शन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाला यही है, इथीन में डबल बॉन्ड होगा और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर अगर प्रोपीन करता तो वहाँ पर डबल बॉन्ड होता। तो इसलिए लास्ट वाले ऑप्शन को इसने सही करने का प्रयास किया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि रघु एक किताब को 800 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में बेचता है तो लाभ का परसेंटेज आपको बताना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इसने इग्नोर श्रेणी में डाल दिया, जबकि ऊपर वाले को नहीं डाला था। आपने देखा उसमें गलत दिया, ऊपर वाले को नहीं डाला। डाल सकता है, अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे तो सबको एक नंबर दे सकता है उसमें। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 800 में खरीदा है, 1000 में बेचा है, तो मतलब कि लाभ कितने का हुआ, 200 का लाभ हुआ, और परसेंटेज तो आपको 800 में निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको निकालना था, ये 2 0 कट जाएंगे तो 200/8 आता, और 200/8 मतलब कि 100/4, 100/4 का मतलब कि 25%, और 25% किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर श्रेणी में डाल दिया गया और सबको एक नंबर मिलेगा, चाहे आप इसे कर आए, चाहे नहीं भी कर आए, चाहे आपका गलत हो जाए, चाहे आपका सही हो जाए, सबको एक नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इग्नोर श्रेणी में था। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल कितने के बराबर होता है, बताइए 1 जूल किसके बराबर होता है? सही ऑप्शन होगा इसके नीचे वाले ऑप्शन में सही है, न्यूटन और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जूल के बराबर होता है। अब कैसे आया ये, इसे समझने का प्रयास कीजिए। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है, तो वर्क बराबर होता है F × S। F क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और S होता है विस्थापन, विस्थापन होता है मीटर में, तो न्यूटन मीटर। इसी हिसाब से न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल आया। अगर हम वर्क को 1 मान लें तो न्यूटन हमारा जो फोर्स होगा वो भी 1 न्यूटन को होगा, और विस्थापन भी 1 न्यूटन को होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वैकल्पिक आकृतियों में से श्रृंखला को पूरी करने वाली आकृति का आपको चुनाव करना है। जो आकृति यहाँ पर भरी जाए, इन 4 ऑप्शन में उठा करके भरिए कोई ऐसी आकृति जिससे आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाए। चलिए प्रयास करिए, ये देखने का प्रयास करिए कि कैसे आकृति घूम रही है। थोड़ा जूम करें क्या आपके लिए, चलिए आप करिए तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ये 4 ऑप्शन में से इसमें से आप लोग चुनाव कर लीजिए ना। चलिए बताइए, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 त्रिभुज है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो नेक्स्ट वाले में तो 5 हो गए ही हो गए, तो सी गलत हो गया हमारा। A B D में आप चुनाव करिए आप लोग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला अंदर वाला जो रंगा हुआ नहीं है, इसको देखने का प्रयास करिए। ये घूम करके क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉक घूमती ना, तो क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पर आ गया, फिर थोड़ा से घूमा यहाँ पर आ गया, फिर घूमा यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वाली आकृति जो होगी वो इस तरफ होना चाहिए, इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए, और ऊपर 5 त्रिभुज होने चाहिए। तो किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में ऐसा लग रहा है। वैसे था सी वाले ऑप्शन में भी, लेकिन ऊपर 5 त्रिभुज नहीं थे। गलतियां आपसे होती कि आप ऊपर नहीं देखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सबसे सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कैसे घूम रही थी आकृति, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही थी, इसको भी आपको देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको तो मैंने कई बार आपको रटा चुका हूँ, गतिज ऊर्जा पूछे तो 1/2 mv² कर दीजिए, और 1/2 m कितना दे रखा 15, और v दे रखा है 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 15 चौको 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। दशमलव क्यों दे रखा है, दशमलव में दे करके आपको डरवाने का प्रयास किया है कि आप इसको देखिए दशमलव में आएगा हम कैसे लगा पाएंगे, जबकि उत्तर बीच वाला निकल कर आया है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कथन और अवधारणा से एक क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जब आप कथन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप पता लगा पाएंगे इनमें से कौन सी अवधारणा आपको सही लग रही है। कथन में कहा है, एक नृत्य अध्यापक एक विद्यार्थी को कहती है अपने नृत्य में उत्कृष्टता लाने के लिए इन बातों का पालन करें। जैसे उसने ये कह दिया तो ये आपको मालूम चल गया कि उसके नृत्य में उत्कृष्टता नहीं है, नृत्य में उत्कृष्टता नहीं है, तभी तो कह रही कि उत्कृष्टता लाने के लिए इन बातों का पालन करें। अब आप इसकी इस कथन से क्या अवधारणा निकाल सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं पहला वाला, दूसरा वाला, इसमें से आपको चुनाव करना। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसमें से देखिए आप इनमें से कौन सी अवधारणा निकाल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला, विद्यार्थी उत्कृष्टता के साथ नृत्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि नृत्य नहीं करे तभी तो उसने कहा ना कि उत्कृष्टता लाने के लिए इन बातों का पालन करें। तो ठीक है, पहली वाली उदाहरण हमारी सही हो जाएगी। इस कथन के अनुसार
दूसरे वाले में कह रहा है कोई नृत्य अध्यापक उत्कृष्ट नृत्य करती है, इसमें तो एक ही की बात की गई, इसमें इसने लिख दिया कोई, तो ये वाला गलत हो गया। पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला गलत होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक ही अवधारणा जो है वो अंतर्निहित है किसमें? कथन में। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन अवधारणा से क्वेश्चन आया। लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी में, और एनटीपीसी में भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बताइए, ये कथन अवधारणा से क्वेश्चन है, भारी ट्रैफिक के कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा था और मेरी फ्लाइट छूट गई। सिर्फ इसी को 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए और शब्दों के हेर फेर को समझिएगा। अवधारणा इससे आप क्या निकाल सकते हैं? फ्लाइट पकड़ने के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरा, हवाई अड्डे के मार्ग पर हमेशा भारी ट्रैफिक होता है। आपको क्या ऐसा लग रहा है इन दोनों में से कि आप सही कर सकते हैं? देखिए कथन में कह रहा भारी ट्रैफिक होने कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा और मेरी फ्लाइट छूट गई। तो इसका कारण ये नहीं है कि हमेशा, हमेशा आप नहीं कह सकते, ये उस दिन की बात कर रहा है ना, तो हमेशा तो आप कह नहीं सकते हैं। फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको समय पर पहुंचना है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, इतना समय आपको लेके चलना है कि आप फ्लाइट पकड़ने के समय पहुंच जाए। तो इसकी एक अवधारणा सही है कि फ्लाइट तो अपने समय से जाएगी जाएगी, तो ए वाला सही है। हमेशा आप नहीं कह सकते इस कथन को देख करके हमेशा ट्रैफिक होता है। ये आप कैसे बता दें कि हमेशा ट्रैफिक होता है? वो उस दिन की बात कर रहा है, इसलिए ए वाला सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? पूना पैक्ट आपको मालूम है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। याद रखेगा, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी विस्तृत वीडियो इसके बारे में आपको बता करके बनाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए सामान्य रूप से कौन सा मार्ग होता है? देखिए महिलाओं में अलग अलग मार्ग होते हैं, लेकिन पुरुषों में एक ही मार्ग होता है। वो कौन सा मार्ग होता है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए मार्ग होता है, तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक आपको 180 दे रखा है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आप? देखिए लघुत्तम समापवर्तक आपको 180 दे रखा है और 2 संख्याओं में इतना दे रखा है, तो आप ये कर सकते हैं, पहली संख्या 5x मान लीजिए, दूसरी संख्या 4x मान लीजिए, और जो x यहाँ पर है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका महत्तम समापवर्तक होता है, और 4x मल्टीप्लाई 5x बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा, और मासा जो होगा वो x होगा, क्योंकि दोनों में देखिए आ रहा है ना मासा, तो यहाँ पर x होगा, 1x से 1 कट जाएगा, 5 को 20x बराबर 180 के, तो यहाँ पर से x बराबर 9 के आ जाएगा। तो पहली संख्या जो आएगी 9 पन्ना 45 आ जाएगी और दूसरी संख्या 9 चौको 36 आ जाएगी। तो संख्याएं आपसे पूछी है 45 और 36 होंगी, और जो 9 आपने डिवाइड कर दिया ना, वो 9 इनका क्या था? मासापा था। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन है, निकटतम सदस्यता कौन दर्शाती है? इस आकृति के जैसी आपको आकृति इस 4 ऑप्शन में से ढूंढनी, बताइए कहीं पर दिख रही है? देखिए दोनों तीर के निशान आपको यहाँ पर लास्ट में है, इसमें सी वाले ऑप्शन में, और एक गोला भी आपको नजर आ रहा है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी दिख रही है? सी वाले ऑप्शन में आपको दिख रही। बस इतना ही ढूंढना है आपको। कुछ नंबर तो बिल्कुल फ्री के होते हैं, देख करके आप बिल्कुल आराम से इनको सही कर सकते हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों को ज़्यादातर सभी लोग सही करते हैं, इसलिए उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, 2017 की बात कर रहा है, और अभी आपको लेटेस्ट वाला याद करना है। तो इसका तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। उस समय 2017-18 में रमेश कुंतल मेघ को हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो आपको क्या करना है? आपको इस समय का याद करना है। 2020 में नंद किशोर आचार्य को छिले हुए अपने को के लिए हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, मैं आपको 2020 वाली करंट अफेयर से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें पुरानी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पुराने पेपर से नए पैटर्न को ढूंढना है। 2020 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नंद किशोर आचार्य को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? छिले हुए अपने के लिए मिला। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका तो दूसरा है, मैं आपको नया अपडेट करा दिया हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? पराग कोश का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा
ए वाला ऑप्शन। अंडब, अंडब जो होता है वो पराग कोष का हिस्सा नहीं होता, परागकर, पराग कोष, केसर जो होते हैं ये तीनों इसके हिस्सा होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, आराम से देखने का प्रयास करिएगा। ये अराइवल आपको दे रखे हैं, आगमन की संख्या अधिकतम किस में थी, संडे के दिन ऐसा था, सैटरडे के दिन ऐसा था, फ्राइडे मंडे ऐसे आपको दे रखा है। नीचे 0, 5, 10, 15, 20 दे रखे हैं, इसको देखिएगा सिर्फ आप। अब प्रश्न को देखने का प्रयास करिए। प्रश्न में पूछ रहा है आपसे किस दिन आगमन की संख्या अधिकतम थी, मतलब आने वाली गाड़ियों की संख्या किस दिन अधिकतम थी, और 4 ऑप्शन भी आपको नीचे दे रखे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं अराइवल सबसे ज़्यादा किस दिन हो रहा है, ये वाला ग्राफ देखिए बहुत दूर तक गया ना, तो अराइवल इस दिन हो रहा है, फ्राइडे के दिन जो है वो सबसे ज़्यादा अराइवल हो रहा है। सही ऑप्शन होगा शुक्रवार। देख सकते हैं, देख कर ही आप इसको सही कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता है क्या इसमें, सिर्फ देख करके आप इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए कला चित्रकारी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया। 2018 के लिए आपसे पूछेगा तो आपको 2020 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कला क्षेत्र में 2020 की बात करेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे, पुराने पेपर से अपडेट करना यही वनडे एग्जाम क्लासेस की खासियत है। तो आप 2020 का याद करेंगे। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार की बात करेंगे, वैसे 7 लोग को मिला हुआ है, लेकिन अगर हम कला चित्रकारी की बात करेंगे, कला क्षेत्र की बात करेंगे तो छन्नू लाल मिश्रा यूपी के हैं, छन्नू लाल मिश्रा, जिन्हें कला क्षेत्र के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और इसने कला चित्रकारी में पूछा है तो ये लक्ष्मण पै थे, उस समय का है। अभी आप लोग छन्नू लाल मिश्रा को याद करिए, यूपी के हैं, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। वैसे 7 लोग को मिला हुआ है, जिसमें छन्नू लाल मिश्रा भी है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कार्रवाई से क्वेश्चन आया है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। कार्गो एजेंट के पास कार्गो स्पेस उपलब्ध ना कराने के कारण माल की सपुर्दगी का बहुत अधिक कार्य शेष है। कथन आपने पढ़ लिया, अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसको आपको ही डिसाइड करना है। आपके मस्तिष्क को पढ़ना चाह रहा है कि आप इसमें से किस कार्रवाई को सही करने का प्रयास करेंगे। पहले कार्रवाई है कि इस समस्या के समाधान के लिए एजेंटों को एयरलाइंस के साथ काम करना चाहिए। दूसरा है इस समस्या के समाधान के लिए अधिक हवाई निर्यात के कारणों की पहचान करनी चाहिए। तो देखिए जो आपके कार्य शेष है उसको तो कम से कम सावधान के लिए एजेंटों को एक साथ कार्य करना चाहिए। तो ये पहला कार्रवाई आपके दृष्टिकोण से होना चाहिए, अधिक हवाई निर्यात के कारण पहचान करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो पहला वाला जो कार्रवाई है यही सबसे अच्छा है कि पहले आप कार्य को जो शेष है उसको करने का प्रयास करिए, केवल एक ही अनुसरण जो करेगा। बाकी आप ऐसा कैसे देखेंगे कि स्पेस नहीं है तो आप ये कार्रवाई निर्वात वाले कैसे कर सकते हैं, केवल एक ही कार्रवाई आप कर सकते हैं, पहली वाली। 72 नंबर क्वेश्चन है, नारकोंडम द्वीप है, आपको मालूम है वहाँ पर बैरम और नारकोंडम जो है, आप अंडमान निकोबार जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको 2 ज्वालामुखी मिलेंगे। तो ज्वालामुखी उत्पत्ति का 6.8 किलोमीटर स्क्वायर का समुद्री टापू है जो कि अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर के कहाँ पर लगभग 240 किलोमीटर पर स्थित है। देखिए जब आप अंडमान को पढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार को, तो आपको ऊपर अंडमान, उत्तरी अंडमान मिलेगा, फिर मध्य अंडमान मिलेगा, दक्षिणी अंडमान मिलेगा और लिटिल अंडमान मिलेगा, 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो नारकोंडम है ये क्या एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और बैरम एक है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम आपका पड़ता है इस वाले एरिया में, दूसरे वाले एरिया में, मध्य अंडमान में नारकोंडम पड़ता है। और दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है ये राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार की। और आपसे कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के लगभग 240 किलोमीटर कैसे है, तो यहाँ पर नारकोंडम है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, तो उत्तर पूर्व में है। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के बीच में अनुपात 4:5 का है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 11:13 हो जाता है। तो वो संख्याएं आपको बतानी है, कैसे करेंगे आप, बाई ऑप्शन करने का प्रयास करिए कि पहले अनुपात देखिए 4 और 5 का किस में है, 4-5 का देखिए किस में अनुपात है, तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा 16-20 में। इसको देखिए आप 4 और 5 का अनुपात करेंगे, 4 से भाग करिए, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, ऐसा अनुपात आपको किसी में नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको ऑप्शन देख करके टिक कर दीजिए ए वाला। रेलवे कभी कभी चालाकी करता है कि आप इसे हल करिए, 4x + 6
इसके बाद 5x + 6 दोनों में 6 जोड़ करके ऐसे आप हल करिए, फिर जाकर आप आंसर निकालिए x की वैल्यू से। इससे अच्छा एक बार ऑप्शन तो देखिए, क्या 4:5 पर अगर हमको 2-3 ही मिलते हैं फिर हम इस प्रोसेस को लगाते, लेकिन हमको एक ही मिल रहा है तो सही करके आगे बढ़ जाइए। 74 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं? अभी तो आपको मालूम है वहाँ पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, जल्दी चुनाव होंगे, तो आपको बताना है महबूबा मुफ्ती जो है किस पार्टी से संबंध रखती है। सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी कहते हैं ना, पीडीपी कहते हैं ना, आपको याद है गठबंधन था बीजेपी और पीडीपी के बीच में, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सही ऑप्शन होगा इसका, चौथा वाला ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है, तो लड़की से नीता का संबंध क्या होगा? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रही है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा, नीता कह रही है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब स्वयं हो गई, उसकी बेटी हो गई, तो लड़की से नीता का संबंध क्या होगा? माँ का संबंध होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको ए भी एक दर्पण ले रखा है, जैसे जल प्रतिबिंब होता है ना वैसे नीचे एक दर्पण दे रखा है, तो आपको बताना है ऐसी इस आकृति का अगर आप नीचे दर्पण रखेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ये 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, वैसे दिखेंगे नहीं चारों ऑप्शन एक साथ, फिर भी जितने दिख रहे हैं उसमें से आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो दोनों में से आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, और सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। इस आकृति को ऊपर, इस रचना को ना नीचे बैठाने का प्रयास करिए यहाँ पर, तो आपको ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन की ओर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 62वें जियो फिल्म फेयर पुरस्कार में 2016 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 2016 की फिल्म के लिए 2017 मिला होगा, 2018 में आपसे पूछ लिया गया, तो आपको इसको नहीं याद रखना है, क्योंकि आप वनडे एग्जाम क्लासेस देखेंगे तो आपको नया कुछ बताया जाएगा। मैं आपको 2020 वाला बताने का प्रयास करता हूँ। 2020 वाला 2019 वाली फिल्म के लिए मिला होगा, मतलब कि 65वां ये फिल्म फेयर पुरस्कार है, तो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार आपको 2020 में मिला। और किस फिल्म को मिला? गली बॉय, याद रखिएगा, गली बॉय फिल्म थी, रणवीर सिंह की फिल्म थी, रणवीर सिंह की, तो उसके लिए मिला है। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर मिला, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस मिला, और इसकी जो निर्देशक थी, निर्देशक का नाम क्या था? जोया अख्तर को बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला। मतलब कि सब कुछ इसी पिक्चर को मिल गया, इसलिए इसकी बहुत ही आलोचना हुई थी। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, आलोचना बहुत हुई कि क्या 2019 में कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस, निर्देशक किसी गली बॉय के अलावा किसी अन्य को मिल सके, क्योंकि चारों पुरस्कार इसको चले गए और भी बड़े बड़े पुरस्कार इसको चले गए, इसलिए काफ़ी आलोचना हुई थी फिल्म फेयर पुरस्कार की। तो यहाँ पर आप पुराना मत याद रखिएगा, 2016 में दंगल को मिला था, 2020 में गली बॉय को मिला है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए Q का मतलब प्लस है, J का मतलब मल्टीपल, T का मतलब माइनस, K का मतलब भाग, तो आपको इस समीकरण को हल करके उत्तर बताना है। चलिए आपके साथ हम भी करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जैसे दे रखा है वैसे इसको करते हुए चलते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं। तो सबसे पहले आप किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे। 8×5 = 40 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, फिर 13 घटा दीजिएगा, 12 8 20 और 20 में से 13 गए, 7 आ जाएगा। उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन एक कथन निष्कर्ष से फिर से एक क्वेश्चन आया है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक ऊन है, जैसे कुछ प्लास्टिक का जो गोला है उसे हम लोग ऊन के गोले के साथ में मिला देते हैं। कुछ ऊन कागज है, तो कुछ ऊन कागज है, ऐसे आप बना सकते हैं, और एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक ही तरीके से आप बनाने का प्रयास करिए। अब निष्कर्ष में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक कागज है, कुछ प्लास्टिक कागज है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप इसे गलत कर देंगे, क्योंकि आपसे निष्कर्ष में बिल्कुल स्पष्ट पूछता है। तो कुछ प्लास्टिक कागज है, इस दशा में तो नहीं है, तो आप इससे गलत कर देंगे। कुछ कागज प्लास्टिक है, इसका उल्टा कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कागज प्लास्टिक वैसे नहीं मिल रहा है, इस तरह से तो नहीं मिल रहा है, और निष्कर्ष में आपको स्पष्ट तौर पर ही बताना है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना तो पहला और ना तो दूसरा, ये दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में, सबसे पहले आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है? आप लोग ही बनाना स्टार्ट करिए। ABC इस प्रकार से बना लेते हैं।
ABC और क्या कह रहा है बिंदु डी तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि AC बराबर CD के, अगर हम इसको त्रिभुज के रूप में बनाए तो जब इसके सामने का कोण AC के सामने कोण ये पड़ेगा और CD के सामने कोण ये पड़ेगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। आगे आपको बताएंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भुजाएं बराबर तभी आपसे कह रहा है कि इसके सामने कोण आपको बराबर होंगे। भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आपका नियम आपको मालूम है। यदि कोण BAD मतलब ये बड़ा वाला जो है ऊपर वाला पूरा कोण 109 डिग्री के, ठीक है, याद रखिएगा। और ACB मतलब कि ये वाला 72, इतना आपको दे रखा है। और ABC आपको निकालना है, चाहे तो आप ABC निकाल लीजिए या फिर ABD निकाल लीजिए, आपको B मालूम चल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये 72 के हो गया और पूरा कोण 180 के होता है, तो ये 108 के हो जाएगा। ध्यान दिया आपने, पूरा कोण 180 की, ये 72 आपको दे रखा तो 108 हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि जब भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने कोण बराबर होते हैं। भुजाएं आपको दे रखा AC बराबर CD के है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक आपको 108 दे रखा, तो ये 36 के होगा और ये 36 के होंगे, दोनों बराबर होंगे और दोनों बराबर होंगे, 36 दूनी 72 हो गया और 72 108 180 का हो गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू मालूम चल गई। अब आप उत्तर निकाल सकते हैं। आपसे ABC पूछा है तो आप ABD भी निकालेंगे तो V की वैल्यू तो आपको मालूम चल जाएगी। यहाँ पर देखिए A का टोटल वैल्यू जो है 109 है और D की आपको मालूम चल गई 36। 109 और 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 145 और 180 से घटाएंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 35। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर से ABD की वैल्यू आ गई जिससे आपको B की वैल्यू मालूम चल गई। एक तरीके से आप और कर सकते हैं। देखिए A पूरा जो है ऊपर वाला 109 डिग्री के और इधर वाला आधा जो है वो 36 डिग्री के, तो 109 में से 36 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 73। तो ये वाला 73 के हो गया, ये 73 के हो गया और ये वाला 72 के। 73 72 कितना हो जाएगा 73 72 145 और 145 में से 180 घटा देंगे तो 35 यहाँ पर से भी आ जाएगा, इधर से भी 35 आ गया और बड़े वाले से 35 आ गया। दोनों तरफ से 35 आएगा क्योंकि B की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, चाहे आप इस त्रिभुज से निकालिए चाहे उस त्रिभुज से निकालिए। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन, एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़िए कथन को। सभी जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ का गोला हो गया, सभी पहाड़ धातु हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया। और सभी धातु मूल तत्व हैं, मूल तत्व हो गया। ऐसे आप सिंपल तरीके से, जितना सिंपल आप बना सकते हैं वैसे बना दीजिए। आप देखते हैं कौन सा निष्कर्ष से निकल रहा है। सभी मूल तत्व पहाड़ है। सभी मूल तत्व पहाड़ कैसे हो सकते हैं? सभी पहाड़ मूल तत्व हो सकते हैं लेकिन सभी मूल तत्व पहाड़ नहीं हो सकते, पहला गलत हो गया। सभी मूल तत्व धातु है। सभी धातु मूल तत्व हो सकती है लेकिन सभी मूल धातु तो नहीं हो सकती, उल्टा नहीं हो सकता, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत है। कौन सा सही है? ना तो पहला ना तो दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज में, एक त्रिकोण में B90 आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे आप बनाएंगे इस प्रकार से ABC, तो B आपको 90 दे रखा है, A आपको 30 दे रखा है, तो ये 90 हो गया, 30 हो गया, तो ये आपका 60 हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं इसकी जरूरत है कि नहीं है। आपसे क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर, A की वैल्यू आपको निकालनी है और A तो आपको 30 दे रखा है ना, तो A की वैल्यू को सब जगह रख दीजिए और वैल्यू को निकाल लीजिए। त्रिभुज कोई हो सकता ही नहीं है। कास स्क्वायर 30 मतलब कि कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कास 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है √1/3, 1/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इन सब का स्क्वायर करके खोलिए, आंसर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 कहाँ पर लिखा है? 1/6 लिखा है लास्ट वाले ऑप्शन में। तो आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू आपको सबको मालूम होती है, तो आप यहाँ पर से इन सब की वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय कैबिनेट मंत्री वर्तमान में भारतीय रक्षा के लिए उत्तरदायी है? अब देखिए 2018 का पेपर है, तो उस समय के लिए आपसे वर्तमान के लिए पूछा है। तो उस समय राष्ट्रीय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमन और मोदी जी की कैबिनेट जो है चेंज हो गई 2019 के इलेक्शन में। तो इस समय रक्षा मंत्री कौन है? इस समय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन जी कौन है? वित्त मंत्री हैं। तो आपको नया वाला डाटा याद करके रखना है। तो ठीक है, निर्मला सीतारमन इस समय वित्त मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जो है वो आपके रक्षा मंत्री के पद पर है। 84 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट हो गया तो सक्सेस का क्या होगा?
रेलवे में वैसे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है और हिंदी में नहीं पूछी जाती, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के सेक्शन से, ये रीजनिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट में से इंग्लिश आपको कंबाइन कर देता है कि एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास करता है। तो ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट जो है ये तो अपोजिट है, आशावादी का निराशावादी, तो सक्सेस का क्या होगा? फेलियर, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है, बोलोविया में भारत के राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बोलोविया आपका एक कंट्री पड़ता है, कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। क्या राजधानी इसकी? लापेज राजधानी भी है। और अगर राजधानी बात करेंगे, ऑफिशियल राजधानी सुक्रे भी कहते हैं इसे। तो भारत के राजदूत जो है वो हैं आपके एम सुब्बा रायडू, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, अभी भी है, इतनी जल्दी नहीं बदल जाएंगे, 2018 का पेपर है, अभी तक भी है, एम सुब्बा रायडू है, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में पिछले 10 वर्षों में XYZ कंपनी एक उसके द्वारा बेचे गए व्यक्तिगत कंप्यूटरों की सूची दर्शाई गई। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर के कितने यूनिटों की बिक्री की गई? 2005 में आपसे बात किया है, 2005 का सीट ये रहा, कितना बेचा? 15 बेचा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। इतना ही देखिए, आगे बढ़ जाइए, इतना ही आपसे पूछने का प्रयास किया। 15 लाख यूनिट जो है वो व्यक्तिगत कंप्यूटर बेचे हैं 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अमीर खुसरो किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? ये क्वेश्चन हटा दिया गया, सबको 1 नंबर दिया जाएगा, इग्नोर क्वेश्चन में डाल दिया गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसी भी मुगल सम्राट के दरबार में नहीं थे, गुलाम वंश में थे, खिलजी वंश में थे, तुगलक वंश में थे, लेकिन उसके बाद आया मुगल वंश, जब बाबर आया तब मुगल वंश की स्थापना हुई। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश में थे, 7 राजा का राज शासन देखा, लेकिन मुगल सम्राट के दरबार में नहीं थे ये। तो मुगल सम्राट लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, सही ऑप्शन कोई इसका है ही नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णवी 5 PM पर कॉलेज में थी, यदि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? सबसे पहले आप घड़ी बनाने का प्रयास करिए, एक साधारण सी घड़ी बना लीजिए, ऊपर 12 होंगे, नीचे 6 होंगे, इधर 3, इधर होगा 9। तो बड़ी वाली सुई जब 12 में होगी और छोटी वाली 5 पर होगी तब तो जाकर के 5 बजेंगे। और ये क्या कह रहा है कि घंटे वाली सुई, मतलब कि छोटी वाली सुई की बात कर रहा है। दिशा भी आपको मालूम है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है दक्षिण, ऐसे आपको मालूम है। तो मिनट वाली सुई आपको बतानी है, अगर घंटे वाली सुई दक्षिण पूर्व में हो तो दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब कि मिनट वाली सुई बिल्कुल सही है। 5 बजेगा जब, तो छोटी वाली सुई जो होगी वो दक्षिण पूर्व में तो होगी। तो आपसे पूछा है कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कब होती है? जब उत्तर दिशा की ओर होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ठीक है, अधातुएं मैंने आपको बताया था, पिछला मैंने एक आपको विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट कराया था, वहाँ पर मैंने अधातुएं आपको बताई थी। अधातुएं कहाँ पर रखी गई हैं, धातुएं कहाँ पर रखी गई हैं, उपधातुएं कहाँ पर रखी गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8, 2, 10, 4, 14, और 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है? 14 होता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन क्या होता है? एक उपधातु होती है। तो ये अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये उपधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाकी आप यहाँ पर 17 में क्लोरीन बनेगा, तो क्लोरीन तो आपका अधातु होता है, और ये 15 में आपका फास्फोरस बनेगा, और यहाँ पर 16 पे सल्फर बनेगा। तो सब आपके अधातु हैं, लेकिन तीसरा वाला उपधातु है सिलिकॉन, इसलिए ये अधातु का नहीं है, उपधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक रखते हैं? बताइए। थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, कवक या फिर ब्रायोफाइटा? इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नग्नबीजी। तो नग्नबीजी जो होते हैं वो पानी के लिए संघनन के लिए विशेष ऊतक रखते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसे अच्छे समझ में आएगा। लेकिन निम्न को आपको जोड़ना है, एक क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लेकर के जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताने का प्रयास करूंगा, जैसे आप नेक्स्ट वाले एग्जाम में करें तो आप अच्छा कर कराएं। आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तो 1/2 ही आएगा ना। इसके बाद 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, ये लिख सकते हैं। 1/12 को क्या लिख सकते हैं? 1/12 को आप लिख सकते हैं
1/3 माइनस 1/4 ये आप लिख सकते हैं। आगे भी आप 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं और लास्ट वाला जो बनेगा उसे लिखेंगे 6 7 42 होता है ना, तो 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस प्रकार कटते जाएंगे और पहला वाला और लास्ट वाला सिर्फ शेष बचेगा। तो पहला वाला 1 है, लास्ट वाला 1/7 है, इन दोनों घटा लीजिए, 7 में से 1 गए, आ जाएगा 6/7। ये एक शॉर्टकट है। बाकी आप इनका एलसीएम लेकर के काट पीट करेंगे तो बाद में 6/7 निकल कर आएगा, लेकिन ट्रिक को फॉलो करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से फिर से क्वेश्चन आ गया है। कथन में कहा है सभी रिंग जो है धातु हैं, ठीक है धातु है, और सभी धातु पारद मिश्रण है। सभी धातु जो है वो पारद मिश्रण है। चलिए देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। इसके बाद कह रहे हैं सभी रिंग पारद मिश्रण है। सभी रिंग जो हैं वो पारद मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है, सभी रिंग पारद मिश्रण है। नेक्स्ट वाला कह रहा है कुछ पारद मिश्रण धातु है, कुछ पारद मिश्रण धातु, ये बिल्कुल सही। दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही निकल रहे हैं। तो कौन सा अनुसरण करेगा? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 जबकि लड़कियों का प्राप्त स्कोर 17 और कुल औसत 15.8 था। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आप? यहाँ पर आप एलिगेशन को लगा सकते हैं। एलिगेशन के लगाने का आप क्या करेंगे? ऊपर लिखिए बॉयज, इधर लिखिए गर्ल्स। बॉयज़ का औसत है 15 और गर्ल्स का औसत है 17 और बीच का औसत भी आपको दे रखेगा एलिगेशन लगाने के लिए। अब आप क्या करिए, 17 में से 15.8 को घटाएंगे तो तिर्यक आप लिखेंगे, बॉयज़ की तरफ लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 15.8 से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने घटा लिया। इससे आपको बॉयज और गर्ल के बीच में रेशियो मालूम चल जाएगा पूरे स्कूल की कक्षाओं में। तो यहाँ पर से आप दशमलव को दशमलव से हटा दीजिए, 12:8 आ गया बॉयज और गर्ल के बीच में रेशियो। 12:8 को आप फिर से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो बॉयज और गर्ल के बीच में रेशियो होगा पूरी कक्षा में। आपको दे रखा है, लड़कों का आपको दे रखा है, मतलब कि 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 के, 1 बराबर 8 के अगर 24 लड़के हैं तो 16 लड़कियां होंगी, तभी तो रेशियो 3:2 में आएगा। तो 24 लड़के 16 लड़कियां, इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो 40 होंगे। इसका सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंखला में आपको लुप्त पद ज्ञात करना। जैसे कप का संबंध गिलास से है, वैसे केतली का संबंध कैसे होगा? कप और गिलास एक ही समान आते हैं, तो केतली और हांडी, हांडी एक होती है गर्म करने के लिए, जो दूध को गर्म करते हैं ना हांडी में, तो वही आपका एक ही समान है ना। कप जैसे गिलास के समान है, वैसे केतली हांडी के समान है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको शुद्ध दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। शुद्ध दशमलव के रूप में ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्या करिए, दशमलव से पहले हटाने का प्रयास करिए। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 48/1250 आ जाएगा। इस प्रकार से कर लीजिए। इसके बाद काट पीट लीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट 1250 का 48 से भाग कर दे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर से एक जीरो लगाएंगे, अब चला जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा उत्तर मिलेगा? लास्ट वाला ऑप्शन। इसे शुद्ध दशमलव के रूप में आपको लिखना है और लास्ट वाले ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, वन महोत्सव जिसका अर्थ होता है पेड़ों का त्यौहार, भारत के जुलाई महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो किस सप्ताह मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एसएससी तक ने पूछा है इसको। बताइए आप, वन महोत्सव जो है वो जुलाई महीने किस सप्ताह मनाया जाता है? तो पहले सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई में पेड़ों का त्यौहार वन महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मगधी के नाम से जानी जाती है और पूर्वी भारत में बिहार झारखंड के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? कौन सी भाषा है जो मगधी के रूप में जानी जाती है? तो देखिए जो मगही है वही मगधी के रूप में जानी जाती है, तो सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए गिनना है आपको त्रिभुजों की संख्या, कितने त्रिभुज इसमें आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे बॉक्स में गिनने का प्रयास करिए, फिर इस छोटे वाले बॉक्स में गिनिए, फिर इस बड़े वाले बॉक्स में गिनिए और फिर कंबाइन देखिए कितने बन रहे हैं। चलिए मैं आपको गिन करके दिखाता हूँ, पहले जूम कर लेते हैं, इतना आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले आप छोटे छोटे एक एक बॉक्स को गिनने के प्रयास करेंगे तो आप सही दिशा की ओर जाएंगे। देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला 3 3 मिल गए आपको, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5, इसमें आपको 5 मिले। नीचे भी वही संरचना है, नीचे भी वही संरचना, 5 5 10 हो गए, और ये वाले देखिए 10 11 और 12, ठीक है। तो 12 आपको इस टोटल ये बॉक्स में 12 मिल गए, 12 हम किनारे लिख लेंगे। इसके बाद में इस बॉक्स के पास आइए, छोटे वाले बॉक्स के पास आते हैं, इसमें गिनने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला जो हो जाएगा ये 3 और ये 4, इसमें 4 मिल गए, 12 4 16 हो गए, 16 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं 1 2 और ये 3 और ये वाला 4, 4 इसमें मिल गए, 12 4 16 और 16 4 20 हो गए। अब देखिए एक कंबाइन बनेगा, एक ये वाला मिलकर बनेगा, तो 20 1 21, टोटल इसमें 21 मिलेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें 12 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, दोनों कंबाइन से 1 बनेगा, 12 4 16 4 16 4 20 और 21, टोटल हमारे 21 बनेंगे। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ में किसके रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ज्वार बाजरा रागी मक्का ये सब फसलों को हम लोग मोटा अनाज कहते हैं। मोटा अनाज इसलिए कहते हैं कि ये कम पानी लगता है इसमें, और कम उपजाऊ जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी ये अच्छी मात्रा में होते हैं। जहाँ पर कम पानी हो, जहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी हो, जरूरी नहीं कि जलोढ़ मिट्टी से मिले, तो वहाँ पर मोटा अनाज होता है, इसलिए इसे मोटा अनाज कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए आज का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से गाड़ी चलने पर इंद्र अपने गंतव्य स्थान पर समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता तो 2 मिनट देरी से पहुंचता। तो इंद्र द्वारा चली गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी अगर आपने x मान ली, अगर हमने दूरी x मान ली, तो पहली चाल जो होगी अगर हम लोग इससे चलेंगे 54 किलोमीटर पर आवर से, तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम पहले 54 वाले को रखेंगे। देखिए हमने दूरी बटे चाल कर लिया और दूरी बटे पहले वाले चाल कर लिया, तो ये समय का अंतर हो गया। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और आपको अंतर कितना आएगा? पहले 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा था और फिर 2 मिनट देर पहुंचा, तो अंतर दोनों के बीच में कितने का आ रहा है? 5 मिनट का अंतर आ रहा है। 5 बटे 60 कर देंगे तो घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो 45 किलोमीटर जो आ जाएगी, इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो देखिए हमारी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। हमने जो आपको पेपर कराया है, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का पेपर कराया है। आपने पेपर की शुरुआत में देखा होगा, यहाँ पर कहीं पर भी रेलवे ग्रुप डी नहीं लिखा है, तो रेलवे ग्रुप डी का नाम चेंज करके लेवल 1 रख दिया गया है। तो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी जो आपको मिला होगा ना, तो वहाँ पर लेवल 1 पोस्ट के नाम से आपको मिला होगा। तो ग्रुप डी का नाम हटा करके लेवल 1 पोस्ट रख दिया गया है, रेलवे ग्रुप डी का नाम। जितने भी आप पेपर देखेंगे, ऑफिशियल पेपर देखेंगे, जैसे मैंने आपको ऑफिशियल पेपर कराया, जब आप किसी किताब में देखेंगे ना, तो वहाँ पर रेलवे ग्रुप डी लिख देगा, लेकिन जब आप ऑफिशियल पेपर देखेंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको लेवल 1 लिखा मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी नहीं लिखा मिलेगा। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आपने इस 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हल किए, ये मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या आप 70 से 75 के बीच में पहुँच रहे हैं? अगर आप इस समय 70 से 75 के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं तो मेहनत कीजिए। आपको एनटीपीसी जो आपकी 35,000 जगह है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन दोनों एग्जाम को निकालना हमारा लक्ष्य है। 1 लाख जगह आपके ग्रुप डी में, 35,000 जगह आपके एनटीपीसी में, दोनों पोस्टें आपको निकालनी है। अगर दोनों में से कोई एक भी आपको निकाल लेते हैं तो यही लास्ट मौका है सरकारी नौकरी पाने का। धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ प्राइवेट में जा रहा है। तो जितने आपको मौका मिल रहा है, इस पर आप लोग ध्यान करके अच्छा से स्कोर करिए। समय पर्याप्त है आपके पास। एनटीपीसी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं 15 दिसंबर से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। ग्रुप डी इसके बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है। जब अनाउंस होगा तो आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। दोनों की तैयारी आपको एक साथ करा रहा हूँ, आपको दोनों तैयारी एक साथ करनी है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, जैसे आपसे मैंने महापुराणों की संख्या पूछी है, वेदांगों की संख्या पूछी है, और मैंने आपसे पूछा था कि जो चेस के चैंपियन हैं, मतलब कि ग्रैंड मास्टर, पुरुषों में कौन बने। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने का प्रयास किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं।
पेपर आपको कैसा लगा, मैंने थोड़ा सा मैथ में लास्ट में कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट तक पूरा बताने का प्रयास करता हूँ। ये आप कर सकते हैं, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी निकालने जा रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा पेपर आपको कैसा लगा। इसी तरह के और भी पेपर आपको बना करके देंगे, जितने आप कहेंगे उतने आपको बना करके दिए जाएंगे। बस आप लोग तैयारी करते जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ढेर सारे मैंने आपको जीके के वीडियो कराए, जीके के और जीएस के सब वीडियो आपके लगभग 96 वीडियो पड़े हुए हैं। 50 सेट मैंने ढेर सारे कराए थे पिछले 1 साल से 1.5 साल से आपको एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अपना स्कोर और कुछ प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे हैं उसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।